क्या सेतु के क्रिमिनल बनने के पीछे उसका बाप अच्युतन दोषी है? कुछ तो बात जरूर है। थानिया वर्थनम पर रिफ्लेक्शन वीडियो बनाने के बाद कई सब्सक्राइबर्स ने मुझे बहुत सारे फिल्मों के रिकमेंडेशंस कमेंट्स में बताए, जिनमें से कुछ मेरे लिए नए थे। उसके लिए शुक्रिया। आने वाले दिनों में मैं उनमें से कई फिल्मों पर वीडियोस बनाऊंगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक तो सब्सक्राइब करें, और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक बटन जरूर दबाएं, क्योंकि YouTube ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस तभी पहुंचाती है जब उस पर लाइक्स हो। आपके सपोर्ट के लिए धन्यवाद। जब मैं ये सारे कमेंट्स पढ़ रहा था तो मुझे एक चीज़ का एहसास हुआ, वो ये कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स बेहद प्राइड महसूस करते हैं मलयालम फिल्मों को लेकर। क्या ये कल्चरल बायस हो सकता है? शायद, लेकिन मैं समझता हूँ पूरी तरह नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो इन रिकमेंडर्स में कुछ नेटिव हिंदी स्पीकर्स नहीं होते। कुछ बात ज़रूर है इन मलयालम क्लासिक्स में जो लोगों को मजबूर करती है इन्हें दूसरों को रिकमेंड करने में। इनमें ऐसी कुछ बात है जो इतने सालों बाद भी ये लोगों के जहन में रह गई है। इसका ऑब्वियस जवाब अच्छी राइटिंग ज़रूर है, लेकिन ऐसा क्या है इनकी राइटिंग में? पुरानी मलयालम फिल्में ऑडियंसेस के कई कॉम्प्लेक्स इमोशंस में टैप इनटू करती हैं, और इनमें से एक कॉम्प्लेक्स इमोशन है एम्पैथी। अगर आपने नोटिस किया हो तो इनमें से कई फिल्मों का थीम ट्रेजेडी है, जहां अंत बुरा होता है। ट्रेजेडीज को नुआंस तरीके से लिखे और परफॉर्म किए जाने की वजह से ये वर्ल्ड क्लास बन जाती हैं, और ये इमोशनली इंटेलिजेंट ऑडियंसेस से डिमांड करती है उनकी एम्पैथी। जब कोई फिल्म सही तरीके से इस भाव को छू लेती है तो वो फिल्म सालों तक जहन में रह जाती है। और ऐसी ही एक फिल्म जो मैंने आपके बताए गए रिकमेंडेशंस में से देखी और जिसने मुझे प्रोटैगनिस्ट की तरफ एम्पैथेटिक फील करने में मजबूर कर दिया, वो है 1989 में बनी किरीडम, जो मलयालम के अलावा 5 और भाषाओं में बनाई गई, जिनमें से एक है हिंदी में बनी गर्दिश। किरीडम भी थानिया वर्थनम के राइटर और डायरेक्टर डुओ ए.के. लोहिता दास और सी.बी. मालियल जी ने बनाई है। मुझे हैरानी हो जाती है जब भी मैं ए.के. लोहिता दास जी के बारे में पढ़ता हूँ। कहा जाता है कि लोहिता दास जी ने सर्कमस्टेंसेस की वजह से किरीडम की स्क्रीन प्ले 6 दिनों के अंदर लिखी, और ये उनका तोहफा था सी.बी. मालियल की शादी के लिए। हैरानी इसलिए होती है क्योंकि इतनी नुआंस राइटिंग करना, स्पेशली ऐसे मीनिंगफुल डायलॉग्स को लिखना, आसान बात नहीं होती। अगर आप फिल्म मेकिंग के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी तरह की राइटिंग करते हैं तो आप समझेंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। राइटिंग का प्रोसेस बेहद टैक्सिंग होता है, और इस लेवल की स्क्रीन प्ले लिखने में अच्छे से अच्छे राइटर्स को भी महीने ही नहीं लेकिन कई साल भी लग जाते हैं। और सी.बी. मालियल जी ने ये फिल्म सिर्फ 1 महीने में बनाई, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाता है प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व टेक्नीशियंस की स्किल्स और प्रोफेशनलिज्म की वजह से। Otherwise, I come from an industry called Malayalam film industry. It's a small industry, so it is one long distance run, beginning to end. We have to finish shooting in 3 weeks. इस फिल्म के लिए मोहनलाल की एक्टिंग की बड़ी प्रशंसा की गई, लेकिन बेहतरीन एक्टिंग करने के बावजूद उस साल नेशनल अवार्ड फॉर बेस्ट एक्टर वो नहीं जीत पाए। उस साल का बेस्ट एक्टर अवार्ड नवाजा गया था लेजेंडरी ममूका को ओरू वडक्कन वीरकथा के लिए। किरीडम इस शब्द का मतलब है द क्राउन, जो अक्सर विरासत में मिलती है या फिर कभी कभी इसे खुद कमाया जाता है। लेकिन इस फिल्म में मोहनलाल का कैरेक्टर सेतु को ना ये विरासत में मिलती है और ना ही वो इसे कमाना चाहता है। इसे उसकी सोसाइटी उस पर थोपती है। ये टाइटल मेटाफर है सोसाइटी के दिए गए स्टीरियोटाइपिंग और एक्सपेक्टेशंस के ताज के लिए। किरीडम थानिया वर्थनम से थोड़ी बहुत मेल खाती है। थानिया वर्थनम में बालन सोसाइटी को पेडेस्टल पर रखने की वजह से उसका शिकार बन जाता है, तो वहीं किरीडम में सेतु सोसाइटी से लड़कर बाहर आने की कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो फेट से हार जाता है। क्रिमिनल्स आर नॉट बॉर्न, दे आर मेड। इस लाइन को बाखूबी जस्टिफाई करती है किरीडम की स्टोरी लाइन। ये फिल्म शुरू होती है अच्युतन नायर के सपने से, जिसमें वो अपने बेटे को सब इंस्पेक्टर बनता देखता है। लेजेंडरी एक्टर थिलकन ने अच्युतन नायर को बहुत ही खूबी से प्ले किया है। सी.बी. मालियल चाहते थे कि थिलकन ही इस फिल्म में मोहनलाल के पिता का रोल करें। अगर आपने इस फिल्म को देखते वक्त गौर किया हो तो इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बेल के रिंग से और खत्म भी होती है बेल के रिंग से ही। लेकिन फिल्म के बीच का कोर्स सपने और रियलिटी के बीच बड़ा अंतर ले आती है। जब कोई सिमिलर चीज शुरुआत और एंड में यूज की जाती है उसे कहा जाता है बुक एंडिंग, और इस टेक्निक को हम कई कंटेम्परेरी फिल्म्स में देखते हैं, जैसे पैरासाइट, 1917 या गॉन गर्ल।
डायरेक्टर सीबी मणियल ऑडियो का इस्तेमाल करते हैं बुक एंडिंग को अचीव करने के लिए। ये फिल्म सोसाइटी के थोपे जाने वाले स्टीरियोटाइप के कर्स पर जरूर बात करती हो, लेकिन जो इस फिल्म में मेरे लिए स्टैंड आउट करती है वो है बाप और बेटे के बीच की खूबसूरत बॉन्डिंग। फिल्म की स्क्रीन प्ले का एक बड़ा हिस्सा इस फैमिली डायनेमिक को बिल्ड करने में इस्तेमाल किया गया है और इसलिए मैं लोहिता दास जी को एक मास्टरफुल राइटर समझता हूँ। वो सही समय पर सही डायलॉग्स के द्वारा कैरेक्टर्स के बीच वो रिलेशनशिप बिल्ड करते हैं जो ऑडियंस के दिलों को छूती है। और सिर्फ पुरानी मलयालम फिल्मों में ही नहीं, लेकिन जनरली सारी पुरानी फिल्मों में भी ये ठहराव हुआ करता था जो आज की फिल्मों में मिसिंग होती है। शॉक वैल्यू दे दो ताकि ऑडियंस ढीली ना हो जाए। एच पे रखो ऑडियंस को, शिप उड़ा दो, जहाज को पानी में गिरा दो, मतलब कुछ ना कुछ करते रहो ताकि ये रहे ओ माय गॉड। ये सर्कस में होता था पहले। जब मैंने एनिमल पर वीडियो बनाई थी तब मैंने उसमें इसी टॉपिक पर बात की थी और कहा था क्यों बाप और बेटे की रिलेशनशिप बिल्ड ना होने के कारण फिल्म की वायलेंस जस्टिफाइड नहीं लगी, और किरीडम इसका एक सॉलिड एग्जाम्पल है। शुरुआत से ही हम देखते हैं कि कैसे अछूतन नायर एक अच्छा पिता होता है और एक बेहद उसूलवादी आदमी भी जो किसी के लिए अपना ईमान नहीं छोड़ता। वो अपने बच्चों से बेहद प्यार करता है और ये हम कई शुरुआती सीन्स में देखते हैं, जैसे ये सीन जिसमें वो अपने बेटे सेतु के साथ प्लेफुली स्ट्रिक्ट होता है, या फिर ये सीन जिसमें वो अपने बेटे को प्यार से खाना खाने के लिए कहता है जब वो अपने बाप को देखकर डर जाता है। और इन्हीं सीन्स की वजह से बाप और बेटे के बीच की बॉन्डिंग ऑडियंसेस के दिमाग में एस्टैब्लिश हो जाती है, जिस वजह से जब मूवी का सबसे बड़ा प्लॉट पॉइंट आता है जहां पर सेतु अपने बाप को बचाने के लिए किरीकरण जोस को पीटता है, तब हम उसकी सिचुएशन से एम्पथाइज करते हैं। अंत तक वो जो कुछ भी करता है वो हमें जस्टिफाइड लगता है। अब इसी चीज की कमी थी एनिमल फिल्म में, जिसके कारण चाहकर भी हम रणविजय के कैरेक्टर से एम्पथाइज नहीं कर पाए। सेतु इनहेरेंटली वायलेंट आदमी नहीं होता, सिचुएशन उसे मजबूर करती है वायलेंस अपनाने के लिए। इस हादसे के बाद सेतु की जिंदगी पलट जाती है। लोग उसे अपना रक्षक मानने लग जाते हैं, जैसे उन्हें उनका नया राजा मिल गया हो। उसके ना चाहते हुए भी उसे ये ताज, क्राउन, किरीडम पहना दिया जाता है। वो इस स्टीरियोटाइप की दलदल से बाहर निकलने की जितनी कोशिश करता है उतना ही वो उसमें धंसता चला जाता है। इस पॉइंट पर सेतु के लिए बुरा लगता है, लेकिन उसके लिए हम हेल्पलेस महसूस करने के सिवा कुछ नहीं कर पाते। सेतु के लिए बुरा तब लगता है जब इस स्टीरियोटाइप की वजह से सिर्फ सोसाइटी ही उसके कैरेक्टर को टार्निश नहीं करती, बल्कि उसका खुद का बाप उस पर विश्वास नहीं करता जब बार में उसके दोस्तों की लड़ाई हो जाती है और दोष उसे दिया जाता है। स्टीरियोटाइप हो जाने की वजह से बिना चीज़ों को जाने पहचाने सारे लोग उसी पर दोष देना शुरू कर देते हैं। वो अपने बाप की नज़र में गिर जाता है। ये सेतु के डायलॉग से हमें साफ पता चलता है। थाण्यावर्तनम में बालन की तरह ही सेतु भी सोसाइटी ने बनाए गए स्टीरियोटाइप की स्टिग्मा की वजह से धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है। देवी, जिसे वो पसंद करता है और जिससे उसकी शादी होने वाली होती है, उसे भी वो दिल पर पत्थर रख कर किसी और से शादी करने को कहता है। बिछड़ने का इमोशन मोहनलाल बहुत सटली दर्शाते हैं कनीर पोविंते गाने में। इस फिल्म के कैरेक्टर्स को डिलीजेंस से लिखा गया है। हम देखते हैं कैसे फिल्म का प्रोटैगनिस्ट रियलिज्म से जुड़ा होता है। उसमें कोई ब्रवाडो नहीं होता और ना ही कोई ओवर द टॉप हीरोइक क्वालिटीज होती है जो उस समय की हिंदी फिल्मों में अक्सर देखी जाती थी। इस फिल्म का हीरो कहता है कि वो प्राइड महसूस नहीं करता गुंडों को पीटने के लिए, और ना ही उसमें हिम्मत है ये सब करने की। डायलॉग्स के द्वारा ऑडियंसेस को उसकी वल्नरेबिलिटी का अंदाजा मिल जाता है। सेतु का कैरेक्टर आर्क बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। जैसे जैसे प्लॉट प्रोग्रेस करती है वैसे वैसे हम उसके कैरेक्टर में बदलाव आता देखते हैं। वो हंसता है, वो रोता भी है, वो लड़ता है, लेकिन वो डरता भी है, वो डिप्रेस हो जाता है और आखिर में अपने फेट से हार कर टूट भी जाता है। जहां शुरुआत में वो कहता है कि वो डरा हुआ है, वहीं फिल्म के अंत में अपनी फैमिली की रक्षा करने के लिए वो मरने तक को तैयार हो जाता है। मोहनलाल अपनी एक्टिंग से ऑडियंस को सेतु की फीलिंग्स की गहराई में ले जाते हैं। हम सब सेतु से इसलिए भी रिलेट कर पाते हैं क्योंकि इंडियन हाउसहोल्ड्स में बाप को प्राउड फील करवाने का सपना हर बेटी या बेटा देखता है, और इसलिए जब सर्कमस्टेंसेस की वजह से वो अपने बाप के सपने पूरे नहीं कर पाता तो हम उसके लिए बुरा फील करते हैं। मोहनलाल की एक्टिंग तो अच्छी है ही, लेकिन मैं समझता हूँ थिलक्कन के बेहतरीन परफॉर्मेंस के बिना ये फिल्म उतनी इम्पैक्टफुल नहीं हो पाती जितनी ये है। उनकी एक्टिंग हमें कन्विंस करती है एक बाप की डिलेमा की। पूरी फिल्म के दौरान हम देखते हैं कि कैसे अछूतन का कैरेक्टर कॉन्फ्लिक्टेड महसूस करता है अपने बेटे के लिए प्यार और अपने उसूलों के बीच,
और अंत में उसके उसूल जीत जाते हैं। अगर उसने लोगों की बातों से ज्यादा अपने बेटे की बात समझने की कोशिश की होती और उसके साथ खड़ा होता तो शायद सेतु क्रिमिनल ना बनता। सिर्फ सेतु ही नहीं, लेकिन उसका बाप अछूतन भी सोशल स्टिग्मा का शिकार होता है। ये फिल्म बटरफ्लाई इफेक्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। बटरफ्लाई इफेक्ट का मतलब होता है a phenomenon in which a small perturbation in the initial condition of a system results in large changes in later conditions। मतलब एक छोटी सी घटना जो लाइफ के कोर्स को पूरी तरह बदल दे। अगर एमएलए के बेटे ने अपनी गाड़ी उस जगह पार्क नहीं की होती तो अच्युतन की झड़प उससे ना हुई होती। इस झड़प की वजह से उसका ट्रांसफर ना हुआ होता और इस ट्रांसफर की वजह से जोश जैसा क्रिमिनल सेतु की जिंदगी में ना आया होता और सेतु आज क्रिमिनल नहीं लेकिन एक पुलिस ऑफिसर बन चुका होता। द बटरफ्लाई इफेक्ट। तो इस थियोरी के हिसाब से क्या सेतु के क्रिमिनल बनने के पीछे उसका बाप अच्युतन दोषी है? फेट और डेस्टिनी में यही अंतर होता है। फेट इज द कार्ड्स वी आर डेल्ट, डेस्टिनी इज हाउ वी प्ले देम। हमारी लाइफ में भी सर्कमस्टेंसेस यानी फेट के हिसाब से हम कई डिसीजंस लेते हैं और हर एक छोटा डिसीजन पोटेंशियल रखता है हमारी पूरी जिंदगी यानी डेस्टिनी बदलने का। किरीडम मुझे मेरी टॉप 10 फेवरेट हिंदी मूवीज में से एक वास्तव की याद दिलाती है। रघु भी सेतु की तरह अपने फेट की खेल में धंसता चला जाता है। वो जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है उतनी ही उसके डिसीजंस उसे खींचकर नीचे ले आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि रघु अपने पावर को एंजॉय करने लग जाता है, सिर्फ तब तक जब तक वो कर पाता है। अपुन ने भी ऐसी कोई पटरी पकड़ी है बाबा, क्या कहते वो ट्रैक। अब पूरी जिंदगी ये ट्रैक, ये पटरी नहीं बदल सकूंगा बाबा।